जिम में आप जाते हैं और जिसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं जिम में, वो होती हैं दो चीज़ें, एक होती है ट्रेडमिल और दूसरी होती है साइकिलिंग। सवाल ये है कि अगर यही चीज़ें करनी है तो पूरा जिम क्यों खोल के रखा हुआ है? 20 kgs लॉस करके तुम्हारी बॉडी लटकी नहीं कहीं से। तो मैंने कहा मैंने तो कार्डियो से किया होता तो लटकती। डॉक्टर कह रहा है नहीं वेट लॉस करो, वेट लॉस करो। आई टोल्ड द डॉक्टर मुझे पता है क्या करना है, यू टेल मी हाउ। जब लोग आपको अप्रोच करते हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए आपके पास आ रहे होते हैं? इतना वेट लूज करा दे, मेरे भाई की शादी है, यस, बिकॉज मेरी अपनी शादी है। दूसरी होती है कि जी हमने सब कर लिया है, इट्स कमिंग बैक बहुत बुरे तरीके से। जिम जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वो डबल होकर वापस आता है। हम कह रहे जो सामने आ रहा है इंसान भी हो उसको उठा के खा लो। ऐसी हालत हो रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वेट वापस नहीं आएगा? थिंग्स दैट पीपल कैन लुक फॉर, स्पेशली आंटी ट्रेनर्स कंटिन्यूअसली कार्डियो करा रही हैं, उल्टे सीधे मूव्स को जुम्बा का नाम दे के नचा रहे हैं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डज नॉट एक्चुअली नीड 3 मील्स। आप खाना तब खाएंगे जब आपकी बॉडी बोल रही है भूख लगी है, खाना खाओ। पीपल गेट डीमोटिवेटेड, फलाना ये कर रहा था तो उसको ये अचीव हो गया है, मैं तो उससे अच्छा कर रही हूँ मगर मेरा तो ये अचीव नहीं हो रहा। यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद एन ऑरेंज। खवातीन के लिए फिटनेस भी जो है वो किसी की नज़रों के लिए होती है। आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आपके मियाँ कह रहे हैं तुम जिम करने चली गई, पीछे से बच्चों को तुमने देखा नहीं, इट्स जस्ट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कहाँ कयामत आ रही है, किसके पास जलजला आ रहा है? शी केम टू मी कि आप ना मुझे मसल बिल्ड करवाएं। I was like very good, मगर क्यों? तो she said कि my fiancé is a body builder, तो हम दिखने में भी साथ में compatible लगे because we are going to get married। मैंने कहा बहुत अच्छा गोल है भाई, करो आ जाओ। जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या फिर मेंटल हेल्थ या फिर इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो वहीं पर एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी होती है और वो होती है फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। क्योंकि कभी कभार बाकी सारी स्ट्रेंथ्स और बाकी सारी एम्पावरमेंट तो अपनी जगह पर होती है, लेकिन अगर आप फ़िज़िकली फ़िट नहीं होते हैं, फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो आपके लिए वो सब कुछ अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी इम्पॉर्टेंट है और उसमें क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं? क्या फ़िज़िकल फ़िटनेस वेट लॉस का नाम है? क्या फ़िज़िकल फ़िटनेस स्ट्रेंथ का नाम है? वो सब कुछ क्या है, कैसे है, ये सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे आज की अपनी इस पॉडकास्ट में। मगर आप सबसे पहले जाएं और जाकर मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट कुरतुलैन अल्ताफ़। कुरत जो हैं वो एक फ़िटनेस कोच हैं और वो कंसल्ट करती हैं और वो एक होलिस्टिक अप्रोच रखती हैं लोगों को मजबूत बनाने का। सो अस्सलाम वालेकुम कुरत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले कुरत तो मुझे ये बताइए कि यू आर अ फाइनेंस ग्रेजुएट, देन मैं आपकी देख रही थी कि दैट यू हैव डन NLP कोचिंग एज वेल। सो फिर फिटनेस की तरफ आना, क्या कोई कहानी है इसके पीछे? किस तरह से आप यहाँ पर आए? Basically, I have been suffering from certain issues ever since like I was 12 years old. But my mom got unwell when I was like 14. She became bedridden. तो उसमें याद ही नहीं रहा कि हमारे साथ भी कुछ इशू है। बट व्हेन मॉम पास्ड अवे लाइक व्हेन आई वाज 17 और 18 years old, तो ख्याल आया कि अच्छा कोई ना कोई मसला है, अब डॉक्टर्स के पास जाना है। डॉक्टर्स के पास चक्कर लगा रहे हैं एंड देन आई स्टार्टेड फिटनेस ऑन माई ओन। जैसे हम हमारी एज में होते ना, थोड़ा बहुत ये कर लो वो कर लो। बट देन व्हाट हैपेंड वाज लाइक कि सब कुछ कर लिया हुआ था। जिस डॉक्टर के पास जाओ वो डॉक्टर कह रहा है नहीं वेट लॉस करो, वेट लॉस करो। अंटिल वन डे आई टोल्ड द डॉक्टर मुझे पता है क्या करना है, यू टेल मी हाउ। आई नो ऑल द हाउस एंड नो हाउ इज़ वर्किंग, तो आप मुझे बता दें हाउ। तो वो डॉक्टर्स वर वेरी अपसेट कि आप ऐसे बात करो। मैंने कहा नहीं आपसे नहीं हो रहा है। देन आई केम इन टू फिटनेस, डिसाइड यही किया कि खाली डॉक्टर जो है इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। फिटनेस ट्रेनर्स उस ज़माने में लाइक 8 years ago ऐसे थे भी नहीं कि वो एक ही चीज़ कार्डियो कर लो, ये कर लो। There was one formula fit for all वाला जो होता है। Yes, my story was that when I started that, तो जो डॉक्टर्स की सिर्फ दवा से नहीं हो रहा था, तो along with the medication
फिटनेस में आने से ये हुआ कि जो चीज़ इतने सालों से नहीं ठीक हो रही थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। मेरे ख्याल में मेडिकल गैस लाइटिंग का सबसे बड़ा जो वो है ना स्टेटमेंट वही होता है, आपका वजन ज़्यादा है, आपको वजन कम करना है. वी सी अ लॉट ऑफ टाइम मेंटल हेल्थ इश्यूज लीड टू वेट गेन एज वेल, वेट लॉस एज वेल एंड वेट गेन एज वेल. अ लॉट ऑफ टाइम जो होता है इस तरह ही होता है. एंड देन दोज मेंटल हेल्थ इश्यूज कैन और कैन नॉट बी रिलेटेड विद हार्मोनल इश्यूज एज वेल. सो इट्स अ वेरी लाइक इट्स अ फिजियोलॉजिकल, इट्स अ साइकोलॉजिकल एंड इट्स अ फिजिकल. हर किस्म का एक अमेलगमेशन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है. जब हम कह रहे हैं कि फिट होना है, फिटनेस अचीव करनी है, इसका मतलब क्या होता है? Fitness, a lot of people are obsessed with a certain number on the scale or a certain look. Basically fitness ये नहीं है. A person can be very slim and low weight, जिसको हम low समझ रहे हैं, जिसको हम probably idealize कर रहे हैं, and that person can still be metabolically unhealthy. ठीक है, तो fitness is more about strength, इंड्योरेंस एंड मोबिलिटी. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 60 साल के इंसान से फिटनेस पूछें और एक 20 साल की लड़की से या 20 साल के बंदे से फिटनेस पूछें, उन दोनों का कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस अलग है. जस्ट बिकॉज कोई ओवरवेट है आपके हिसाब से और तो वो अनहेल्दी है ऐसा ज़रूरी नहीं है, और कोई अंडरवेट है तो वो हेल्दी होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. इसका ऑपोजिट भी ट्रू हो सकता है. यस, आई टोल्ड यू कि मैं डॉक्टर्स के पास जा रही थी तो शी वॉज एन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. उन्होंने मुझे एक वो दिया कि जी इतना वेट होना चाहिए तुम्हारा. आई वाज लाइक ओके. अब वो जो मैट्रिक्स चाह रही थी वो मैंने उससे ज़्यादा के वेट में अचीव कर लिए थे, बिकॉज आई वॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आई वॉज गेनिंग मसल ऑल्सो. तो एंड ऑब्वियसली द फ्रेम आई हैव हेवियर बोन्स. तो मेरा वेट जो है, अगर आप नॉर्मल BMI चार्ट के हिसाब से देखें, इट हैज़ टू बी अराउंड 50 to 55 के बीच में, मगर मैं वो उस वक्त भी नहीं थी. एंड द डॉक्टर क्लियर्ड मी कि ओके आपके सारे मेटाबॉलिक मार्कर्स आर करेक्ट. तो अब वेट आपका कुछ भी है, बॉडी आपकी दिख रही है, एक्सेसिव फैट परसेंटेज भी नहीं है, तो आई एम क्लियरिंग यू कि हाँ बस ठीक है, हो गया. तो दिस इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप अगर हल्के से ओवरवेट भी हैं या थोड़े से ओवरवेट हैं तो उसमें आपका बोन्स क्या वेट शामिल है, आपकी बॉडी में मसल कितना है वो शामिल है, नॉट नेसेसरीली वो फैट है. ठीक है, और अगर फैट नहीं है तो फिर क्या मसला है. बीइंग कोच, आपके पास जब लोग आपको अप्रोच करते हैं तो उनकी प्राइमरी क्यूरी क्या होती है? वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए आपके पास आ रहे होते हैं? There are two things. First thing is that कि people mostly say कि इतना वेट लूज करा दें, बिकॉज मेरे भाई की शादी है, बिकॉज मेरी अपनी शादी है, मुझे अपने वलीमे का जोड़ा पहनना है अपने भाई की शादी में. यस, बिकॉज देयर इज़ अ सर्टेन इवेंट जिसके अंदर आई वांट टू अचीव अ सर्टेन लुक. एक ये क्वेरी होती है. दूसरी होती है कि जी हमने सब कर लिया है, वेट लूज हो भी जाता है, बट देन आइदर इट गेट्स स्टक. ये क्वेरी मेरे पास कम है. इट्स कमिंग बैक एंड इट्स बाउंसिंग बैक बहुत बुरे तरीके से. सही, ये दो चीज़ें हैं. तो जो पहली वाली है उसके अंदर कोई मसला नहीं है. आई एम ऑल फॉर आपको जो जैसे अचीव करना है वो आप अचीव करें, जिस किस्म का एस्थेटिक आपको चाहिए उसमें कोई मसला नहीं है. बट इफ़ यू अटैच इट टू अ सर्टेन आउटकम जो कि शॉर्ट लिव्ड है, जैसे हो गया वलीमे का ड्रेस पहन लिया, अब बस अब मैंने जो एफर्ट्स करने थे मैंने कुछ नहीं करना, जो चीज़ मैंने छोड़ दी थी खाना उसको मैं ठूस लूँ. पीपल डू दैट. ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स बैक फायरिंग. तो अगर आप शॉर्ट टर्म अप्रोच लेंगे और किसी चीज़ को आउटकम से अटैच करेंगे तो दैट्स ऑलवेज गोइंग टू बैक फायर इवन इन योर लाइफ. ठीक है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलते हैं कि ओके आई वांट टू बी हेल्दी, आई वांट टू रिड्यूस वेट बिकॉज इट्स क्रिएटिंग हेल्थ इश्यूज़, तो आपका मोटिवेशन लेवल नीचे कभी जाता ही नहीं है. और हम उस माइंडसेट पे लेके आते हैं लोगों को कि इट्स नॉट अबाउट एनी वन लेवल. ठीक है, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग इन दिस. ट्रू. तो उनको पता चल जाता है अच्छा मुझे तो लेवल ऊपर जाने की मोटिवेशन है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बाउंस बैक. या अगर मैंने बाउंस बैक किया भी तो वो ऐसा नहीं होगा कि आप रो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, ये क्या हो गया, बॉडी पसंद नहीं आ रही. आप उस फेज़ में कभी जाएंगे ही नहीं. तो आप जो प्राइमरी गोल लेकर आते हैं वो गोल को हम विद टाइम चेंज करके वहाँ तक लाते इसलिए हैं कि आपका अगर वो गोल रह गया है इन माइंड कि नहीं जी मैंने तो 10 किलो इतने टाइम में कर ही लेना है अचीव,
तो आपको हम कितना ही अच्छा रिजल्ट ला के दे दें, आपकी हेल्थ कितनी इम्प्रूव करवा लें, आप कहोगे नहीं जी 10 किलो तो नहीं करवाया ना। कोई डाइट करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, या फिर कोई जिम जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वो डबल होकर वापस आता है। सो क्या हो रहा होता है, क्या वो छोड़ने से वापस आ जाता है, या वो ऐसा क्यों नहीं रहता कि वहीं पे कांस्टेंट रहे? ये तो मिथ है कि जिम छोड़ने से सब वापस आ रहा है, डाइट छोड़ने से सब वापस आ रहा है। जिनका वापस आया हुआ होता है ना, बेसिकली वो होता ये है कि हमारे यहाँ हम जिसको डाइट कहते हैं, जो मैंने देखा है, दैट इज़ फाका। मैं तो बस नाश्ता किया हुआ है, मैंने तो बस 2 बॉइल्ड एग और 1 स्लाइस खाया हुआ है, अब मैं रात में खा रही हूँ। जब आप फाका मोड में जा रहे हो तब तो आपकी बॉडी कह रही है, आपकी बॉडी को नहीं पता आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। उनको ये पता है इतना फ्यूल चाहिए, इतना फ्यूल मुझे नहीं मिला। बॉडी कहती है ये तो भूखा मार देंगे, फेमीन हो चुका है, आई एम इन द स्टारवेशन मोड, उसको जमा करो। वो उसको अंदर मसल्स में पुश करने के बजाय वो उसको होल्ड ऑन करेगा। वेट तो आपका वैसे ही बढ़ रहा है क्योंकि उसको होल्ड ऑन कर लिया है बॉडी ने। आपको लग रहा है डाइट का तो मतलब कोई तुक ही नहीं बन रहा क्योंकि वेट तो शेड ही नहीं हो रहा। आप उसको खाना खाने से वेट एक्चुअली लूज हो रहा है क्योंकि फ्यूल होगा तो यूज होगा। एक ये रीज़न है। तो किसी ने, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन, डाइट एक अलग चीज़ है, न्यूट्रिशन। डाइट मोस्टली यही होता है कि थोड़ा थोड़ा हर चीज़ जो है वो हर खाना वो कम हो चुका होता है, एक अंडा हो चुका होता है या आधी रोटी हो चुकी होती है। तो पाकिस्तानी डाइट इज़ अ फाका। अब बॉडी का एक स्ट्रेंथ है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके दिमाग की भी कि आप भूखे रह सकते हैं। अब वो जैसे आपके पास आएगा, हम ये नहीं देख रहे होते कि व्हेन वी आर बिंजिंग ऑन फूड, क्योंकि अब हमारी बस हो गई हुई है, हम कह रहे हैं जो सामने आ रहा है इंसान भी हो, उसको उठा के खा लो, ठीक है ना। तो जब वो ऐसी हालत हो रही है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वेट वापस नहीं आएगा। और वो आपने खाना पीना एक्चुअली में 4 दिन 1 हफ्ता कम करके आपने सब कुछ एक ही दिन में ठूस लिया है दोबारा से। तो आपकी बॉडी चीट डे का कॉन्सेप्ट है, इज दैट लाइक नो, चीट डे इज़ वेरी राइट। अच्छा, क्योंकि आपको ये फील आता है कि बेसिकली हमें लग रहा होता है कि जो डाइट है या जो वर्कआउट है वो सज़ा है। इट्स नॉट सज़ा, ठीक है। तो चीट डे में आपको ये पता है कि चीट डे इसलिए है बिकॉज हमने अपना कंट्रोल करके रखा। कंट्रोल का बिल्कुल ये मतलब नहीं आप भूखे हैं। हाँ, आपने हर वो चीज़ खाई है जो आपको खानी थी, जिस तरीके से खानी थी। नाउ दिस इज़ माई अर्नड चीट डे, इट्स अ प्लान्ड चीट डे कि मैं जो दिल चाह रहा है। और चीट डे भी ऐसा नहीं है कि आप जो मुंह में आ रहा है वो सामने आ रहा है उसको उठा के खा लें, ऐसा नहीं होता। What you like and you would like to indulge into it. But what I have seen through my own experience कि my भाभी used to say कि तुम्हारे सामने पराठा पड़ा हुआ है तुम खा नहीं रही हो, तो that's not control, that is कि मुझे नहीं खाना, सामने पड़ा हुआ है मगर मुझे नहीं खाना। I don't want to eat, if I want to I will, मुझे किसी ने नहीं रोका बट मुझे नहीं खाना because that does not align with my goals. सही, आपका दिल ही नहीं चाह रहा है उसको खाने का। डेफिसिट का तो मतलब यही हुआ ना कि आपको कम खाना है, या इसका क्या मतलब होता है? और एक अच्छी जो डाइट है वो दिन में कितनी बार होनी चाहिए? डेफिसिट का मतलब है कि आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा सा नीचे रहेंगे। दैट इज़ 200 कैलोरीज देन 300, वो हम ग्रेजुअली नीचे लेके आते हैं उसको। एक साथ हम 500 कैलोरीज का डेफिसिट में नहीं जाते, स्लो लेके आते सो दैट द बॉडी अडेप्ट्स। मेंटेनेंस कैलोरीज हम नॉर्मली कैलोरी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं बट दैट्स अ रफ एस्टिमेट बिकॉज आपका और मेरा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। माई बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आपसे डिफरेंट है, ठीक है। और जो हेल्दी ईटिंग है, अगर आप उसको बहुत तमीज़ से ईट करेंगे ना तो आपको वो इतना खाना लगेगा कि आपके घर वाले, जैसे मेरे घर वाले मुझे कहने लगे थे कि तुम तो खाने के लिए पैदा हुई हो, ज़्यादा खा रही हो। बट एंड आई एम समबडी जिसको आप एक रोल पकड़ा दें एंड इफ आई से कि नहीं मैंने तो ये 2 रोल खा लेने तो मेरी फैमिली हंस रही होती थी, तुम ये आधा पूरा करके दिखाओ फिर हम नहीं खा देखते, पाएंगे। हाँ। ठीक है। तो जो हेल्दी फूड है वो इजी, एक तो ऑन योर डाइजेस्टिव ट्रैक भी होता है, उसमें आपके सैलेड्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं, होल फूड्स होते हैं जो कार्ब्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे कि आपका ओट्स है, ग्रेन्स हैं, दालें हैं, एंड देन वी हैव प्रोटीन्स इन इट, ठीक है। तो एंड आपका एक प्लेट का स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने उसके हिसाब से खाया आपका एक मील बहुत ही फिलिंग होगा। And if you are somebody who does not train, normal human being does not actually need 3 meals. अगर हम पास्ट में चले जाएं, एंसेस्टर्स को हम देख लें, वो शिकार करते थे,
और 3-3 दिन में एक दफ़ा शिकार होके जी, खाना जी, खाते जी, थे, जी। ठीक है। तो सस्टेनेंस के लिए तो ये ठीक है आपका। अब इफ़ यू आर समबडी हु वर्क्स आउट, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और आपको भूख फ्रीक्वेंटली लगती है, बट इसका बिल्कुल मतलब नहीं आप फ्रीक्वेंटली खाना शुरू कर दे, क्योंकि दैट गिव्स यू इंसुलिन स्पाइक ऑल्सो। तो आपने खाना इसलिए नहीं खाना कि खाना खाने का टाइम हो गया है और जो है मेरा दिल चाह रहा है। आप खाना तब खाएंगे जब आपकी बॉडी बोल रही है भूख लगी है, खाना खाओ, ठीक है। अब दैट भूख डिपेंड्स ऑन योर रूटीन। जैसे जिस किस्म का मेरा रूटीन है, मुझे सिर्फ 2 दफ़ा भूख लगती है एंड आई ईट ओनली 2 दफ़ा। और ये कितने डिफरेंस पे होता है? जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है कि इतना वक्त से सुबह को खाया एंड देन दोपहर को खाया एंड देन दैट्स इट। सो क्या है जो जैसे तो अगर 2 दफ़ा भूख लग रही है, सो व्हाट शुड बी द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन बोथ मील्स? दैट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे कि मुझे एट द मोस्ट 5 घंटे के डिफरेंस में भूख लगेगी, ठीक है। मेरा फर्स्ट मील इज़ लेट इन द डे, इट्स नॉट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट्स बिकॉज मुझे इंसोम्निया है, तो मेरा स्लीप शेड्यूल ऐसा है। अब उसमें क्या है, आई एम मेक श्योर कि मेरा कैलोरी इनटेक उसमें पूरा हो जाए फॉर द डे, सो दैट आई एम नॉट फटीग्ड, आई डोंट हैव ब्रेन फॉग, मैं इधर गिरी पड़ी नहीं हूँ, वो फाके में काउंट नहीं हो रहा है। एंड जो मेरे मैक्रोज हैं ऑन द प्लेट, दे आर बैलेंस्ड। उसमें सैलड भी होना चाहिए, एक गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स को मैंने एलिमिनेट नहीं करना है, क्योंकि आई एज इज़ कैन नॉट डाइजेस्ट कार्ब्स दैट ईजिली। होल कार्ब्स भी, जो होल फूड्स हैं, मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो बहुत कैलकुलेटेड है कि मेरे पास ऑप्शन ही बहुत कम है, तो बस जो ऑप्शन है उसमें से कुछ ना कुछ मेरी प्लेट पे होना ही चाहिए। आई डोंट एलिमिनेट इट। एलिमिनेट अगर मैंने कर दिया तो यस, मुझे फिर भूख लगेगी। शेड्यूल ही ऐसा नहीं है कि मैं बीच में खाने को फिट इन कर सकूँ, काम शुरू हो जाएगा। यस। कैन यू टेल अस, एक तो बहुत आपने एक और बात इंपॉर्टेंट कही कि हेल्दी फैट्स, तो वो क्या है हेल्दी फैट्स और उनकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए? लाइक अगर हम एक प्लेट बना रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा इसे बता सकें। ओके, हम अपनी है ना, ऑब्वियसली हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है कि हम हर वक्त वेइंग स्केल लेके नहीं घूम सकते ना। तो आपका पाम साइज जो है, दैट हैज़ टू बी योर प्रोटीन। कैन यू शो योर पाम लाइक दिस? आपका ये पाम साइज जो है, दैट हैज़ टू बी प्रोटीन। आपका हेल्दी फैट जो है वो आपके थंब का साइज़ होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ स्प्रेडेबल फैट्स, ठीक है। जैसे कि ऑयल हुआ आपका, ठीक है, या कोई ऐसा स्प्रेड है या बटर है या घी है, वो हेल्दी फैट में आता है, तो वो थंब का साइज़ जितना है बस। इसके बाद इफ़ यू वांट टू स्नैक ऑन नट्स, नट्स इज़ आर प्राइमरी सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, लेकिन नट्स के अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। राइट, हम कहते हैं ना कि नहीं नट्स पे स्नैकिंग कर लो, वो हेल्दी है, आपको बहुत सारी कैलोरीज उसमें से आ जाती हैं जिसको हम अकाउंट फॉर नहीं करते। तो स्नैकिंग के लिए आपका एक जो कप साइज आपकी फिस्ट होती है, इसमें आप नट्स लेके स्नैकिंग कर सकते हैं, इसमें आ जाए बस उतने, ठीक है ना। और बाकी आपका जैसे कि ग्रेन्स हैं जो कि कार्ब्स का सोर्स होते हैं, वो दैट इज़ योर फिस्ट साइज, आपकी एक फिस्ट में जितने भी आ जाएं। अब कार्ब्स जो है ना, उनको आपने पका हुआ वो देखना होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं इतना चावल लूँगी तो बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो पका हुआ है, अब आपने उसको लेके अपनी प्लेट में डालना है। हमें इस हिसाब से रोटी भी जो है वो एक लोई जितनी ही आएगी, एक पेड़ा ही आएगा। यस, एंड देन यू इनकॉर्पोरेट फाइबर व्हिच इज सैलड्स। सही है। तो उसकी कोई है मिकदार या वो आप सैलड्स तो वो क्योंकि बहुत ही लो कैलोरी होता है, आप इतना भी खा लेंगे तो वो फिलिंग है, एंड इट्स नॉट लेटिंग यू पैक ऑन कैलोरीज। एंड फाइबर बेसिकली आपका सटाइटी के लिए, आपके गट हेल्थ के लिए होता है। तो जिसने सैलड्स खाए हुए हैं, that person is going to stay full for longer. Since you had your own fitness journey as well, और फिर आपके पास बहुत सारे जो हैं वो clients भी आते हैं और उनके different issues होते होंगे, different उनकी life conditions होती होंगी, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए एक अच्छी मोटिवेशन का बायस हो सकती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको डीमोटिवेट करती हैं, तो उससे उनको दूर रखना चाहिए? I had a doctor client, उनकी बच्चा I think
टॉडलर से थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, तो वो ये कहती थी कि नहीं मैं तो उसको झुक के गोद में तो नहीं उठा सकती। अब आफ्टर शी वाज वर्किंग आउट विद मी शी सेड कि एक वर्कआउट जी वो मिस हो गया था, उन्होंने कहा मैं आपका वीडियो देख के और वर्कआउट कर लूँगी, यू सेंड मी दैट वीडियो फॉर दिस रीज़न। आई वाज लाइक ओके। मैंने एंड आफ्टर शी फिनिश्ड द वर्कआउट शी मैसेज मी कि आई डिड नॉट यूज़ द डम्बल, आई कैरीड माई चाइल्ड एंड आई वर्कड आउट विथ माई चाइल्ड। तो और वो इतना खुश थी, शी वाज लाइक कि मैं तो बेंड होके उसको उठा भी नहीं सकती थी, वर्कआउट उसको उठा के मैंने करना है तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो यू नो मोटिवेटर्स चेंज व्हेन दे आर, एक लॉन्ग टर्म मोटिवेटर है यू विल स्टे मोटिवेटेड, ठीक है ना, और शॉर्ट टर्म है तो वो आप आ रही है मोटिवेशन जा रही है, क्योंकि मोटिवेशन इज़ शॉर्ट लिव्ड, टेम्परेरी होती है। एंड व्हेन पीपल गेट डीमोटिवेटेड उसका सबसे बड़ा फैक्टर है कंपैरिजन। फलाना ये कर रहा था तो उसको ये अचीव हो गया है, मैं तो इससे अच्छा कर रही हूँ मगर मेरा तो ये अचीव नहीं हो रहा। तो दो अलग अलग चीज़ें, यू आर कंपेयरिंग एप्पल विद एन ऑरेंज, ठीक है। People are unique in terms of their mindsets, in terms of their body, in terms of their hormonal responses. Everything is different. हम अगर कंपेयर करने लग जाएं दो डिफरेंट चीज़ों को, हाथी को शेर से, मछली को जिराफ से, तो वो अजीब ही हो जाता है ना इंसान। दैट डीमोटिवेट्स देम। एंड लिसनिंग टू अदर पीपल्स ओपिनियंस इज़ समथिंग कि मैंने देखा है बहुत लोगों के घरों के अंदर अम्मी अब्बू ही इतना बोल रहे होते हैं, टॉन्ट कर रहे होते हैं कि शेम ही हो रही होती है। इतना कर लिया। मेरे अपने साथ हुआ था, somebody was like तुमने तो इतना किया एंड देखो यू वर नॉट एबल टू ड्रॉप इवन 1 kg। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम एंड माई अम्मा हैड पास्ड अवे। तो मेरी बेटी को देखो, मैंने कहा हाँ जितने प्रॉब्लम्स मुझे हैं ना, आप दुआ करें कभी आपकी बेटी को ना हो। अगर वो हो जाएंगे ना तो फिर मैं आपसे पूछूंगी कि कितने आराम से वेट लॉस हो रहा है। आई ऑल्सो एग्री टू द फैक्ट कि जो लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ, सैडली ख़वातीन के लिए अगर फिटनेस भी जो है वो किसी की नज़रों के लिए होती है कि आप दुबली लगें, आप प्यारी लगें, आप ऐसी लगें, आप वैसी लगें, आप मियाँ आपको पसंद करें, आपका रिश्ता हो जाए, क्योंकि कितना बड़ा ये इशू होता है ना कि रिश्ता नहीं हो रहा है क्योंकि ओवरवेट है। सो कहीं पर भी जो है सेहत की बात नहीं हो रही होती, कहीं पे भी जो है वो आपकी स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही होती है। लिमिटिंग बिलीव्स एंड आपका इंटरनल डायलॉग या इंटरनल स्क्रिप्ट का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है इन एवरीथिंग इन योर लाइफ, नॉट ओनली फिटनेस। एंड सैडली पाकिस्तानी women आर कंडीशन्ड टू सेल्फ सैबोटाज। हम हर औरत को सिर्फ जो है वो कुर्बानी की देवी बनना होता है, ठीक है। तो जो एक स्क्रिप्ट मैंने सबसे ज़्यादा देखा और सुना और मैंने अपने घर में देखा, एंड मेरा रिसर्चर माइंडसेट बहुत एक्टिव रहता है तो डेटा पे नज़र रहती है आपकी, यू नो। तो अगर आप मेरे एज ग्रुप की अम्मियों की तरफ चले जाएं, पहले मैं सबको देख लूँ फिर मैं अपना सोचूंगी। मतलब आपने खुद ही अपने आप को एक बैक सीट पे रखा हुआ है तो कोई आपको फ्रंट सीट पे क्यों बिठाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें समझ नहीं आता। मुझे याद है व्हेन आई वाज 17 और 16 ईयर्स ओल्ड, मेरी एक कॉलेज मेट होती थी, उसने मुझसे एक बात कही कि कुरत अगर तुम ही खुद को समझोगी कि मैं काबिल नहीं हूँ, यू आर गोइंग टू प्रोजेक्ट दैट, आपका ऑरा भी वैसा ही होगा एंड पीपल विल ऑटोमेटिकली, इवन दोज हु डोंट नो यू, दे विल स्टार्ट थिंकिंग ये किसी चीज़ का केपेबल है ही नहीं, लड़की, आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वो आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। आपके घर में झगड़ा हो रहा है, आपके मियाँ कह रहे हैं कि ये नहीं तुमने अपना जिम करने चली गई, तुम एक एग्जाम्पल है, आई डोंट नो किसके घर में ऐसा होता होगा कि तुम जिम करने चली गई, पीछे से बच्चों को तुमने देखा नहीं, इट्स जस्ट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कहाँ कयामत आ रही है, किसके पास जलजला आ रहा है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आई टेल पीपल कि सी आप अपनी फैमिली के इंजन का वो कंपोनेंट है कि वो अगर डिसफंक्शनल हो गया तो पूरी फैमिली उल्टी हो जाएगी, उनकी दुनिया उल्टी हो जाएगी। तो सबसे पहला वेलबींग, सबसे पहला नहीं तो बिल्कुल साइमल्टेनियस एंड पैरेलल वेलबींग आपका चलना चाहिए साथ में। हमारे वक्तों की अम्मियाँ जो आपको या मुझे किसको पता है हमारी अम्मियों को खाने में क्या पसंद था,
नहीं पता हमें। हमने कभी खाला से सुन लिया कि तुम्हारी अम्मी को तो ये पसंद था, या नानी से सुन लिया तो पता चल गया। अम्मी के मुंह से हमने कभी नहीं सुना, और अम्मी ने कभी ख़ास ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है, मैं खाना अपने लिए पकाऊंगी, ठीक है। और अम्मियों की खुराकें क्या होती थी, वो इतना किचन में खड़े हो के उनकी भूख ही मर जाती थी। वो उन्होंने चारने वाले चिड़िया की तरह खा लिए, उनका खाना हो गया। उसका आउटकम क्या निकला? आपकी और मेरी जनरेशन की अम्मियों को जॉइंट पेन्स हैं, उनको मोबिलिटी इश्यूज़ हैं, वेट उनका बढ़ रहा है, मसल उनके पास नहीं है, 10 किस्म के मसले हमारी अम्मियों को हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि आपने बोला कि मैं पहले सबको देख लूँ और अपने आप को आपने छोड़ दिया। आप खुद उस सब का पार्ट होती तो जैसे आपने हमारे वेलबींग को देखा, आपका वेलबींग भी वैसे ही चल रहा होता, ठीक है। तो और अगर आपने अभी इस पे ध्यान नहीं दिया, ज़िंदगी ज़बरदस्ती आपको खींच के लेके आएगी कि मेरी बस हो गई है, अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, अब तो जिम जाना ही पड़ेगा। अब देखें जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, डायबिटीज़ हो गई, डॉक्टर उनको दवा तो दे रहा है, उनको बोल रहा है लेकिन जिम तो जाना ही पड़ेगा। अब जब मजबूरी हो गई तो जाना ही पड़ेगा। आप अगर इससे पहले खुद को देख लेते तो मजबूरी में नहीं करना पड़ता, आप खुशी से करते एक चीज़। आपने ये चीज़ को बहुत प्रॉपर्ली हाईलाइट करना होता है, क्योंकि इन्हीं लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से हम आज तक 21st सेंचुरी में भी ये सुन रहे हैं, नहीं मेरे ससुराल में तो फ़लाना टाइप का खाना नहीं बना सकते, फ़लाना इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ कर सकते। आपने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ये चीज़ को कम्युनिकेट क्यों नहीं किया हुआ है कि आई डिसाइड माई जनरल वेलबींग। आपका कल्चर, आपका घर, आपके रूल्स वेलबींग को नहीं डिसाइड कर सकते। 10 चीज़ें मैं आपकी फ़ॉलो कर लूँगी बिकॉज आपके यहाँ तौर तरीका है, बट खाना इज़ अ बेसिक। भाई मुझे अपने वेलबींग के लिए अगर जिमिंग करनी है तो वो मैंने करनी ही है, आपको नहीं करनी है, आप मत करें। ये बहुत शुरू दिन से होना चाहिए लोगों को। मैं बहुत छोटी होती थी तब से मैं ये चीज़ बोलती थी, बिकॉज आई वॉज बॉर्न दैट वे, कि मैं 8 years old में भी अपनी अम्मी को ये कह रही होती थी कि अम्मी ये चीज़ आप मुझे कह रही हैं करने का, मैं इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये इंतहाई बेवकूफ़ाना चीज़ है जो एवरीबडी इज़ डूइंग बिकॉज कल्चर है, ठीक है। तो मैं ये इसलिए नहीं करूँगी, आप करती रहें, आपको कोई नहीं मना कर रहा, मैंने नहीं करना। तो व्हेन माई मॉम सॉ दैट शी वॉज लाइक ओके, अब इसने करना यही है तो इसको ये सिखा दो कि तमीज़ से बाउंड्री कैसी बनानी है। नहीं तो मैं तो माँ हूँ, मैंने सुन लिया है, कल को ये बाहर जाके तो उसको पता होना चाहिए कि कैसे बाउंड्री इस्टेब्लिश करनी है और कब। हम जो ये कहते हैं ना, नहीं अभी होने दो, 50,000 साल के बाद मैं बता दूंगी, तो आपने day 1 से बताना होता है। हम अक्सर ना अपने अजम्पशंस में अपनी बातों को कह नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, और फिर हम उसका नुकसान उठाते हैं। सो बेटर टू गेट ऑन विथ इट, करके देखें। क्योंकि जिनने खुश नहीं होना होता वो तो हर जगह आप कलेजा भी काट के रख देंगे तो बोलेंगे देखिए जली हुई साइड काट के दी है। सो और क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो कि ख़वातीन कर सकती हैं कि चले हेल्दी ईट कर लिया, वो तो मुझे समझ में आ गया कि दैट इज़ आपके हाथ में, आप कर सकते हैं वो अपने वसाइल के हिसाब से आप उसको मैनेज कर लें। लेकिन ये जो और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हो गई हैं, सब कुछ हो गया, ये किस तरह से, चलो अगर वो निकाल भी रही है 20 मिनट अपने लिए या 30 मिनट निकाल भी रही है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती है। सो what can be done in the premise of your house? Basically एक myth है हमारे जहनों में कि अच्छा खाना तो हमने खा लिया है, if I'm not moving तो this is going to work, that's going to backfire, ठीक है। आपने जिमिंग कर ली है लेकिन क्योंकि घर में इस किस्म का माहौल नहीं है और आप अभी कोशिश कर रहे हैं, क्रिएट नहीं कर पा रहे कि आप हेल्दी ईटिंग कर सकें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स लाइक बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड। आपको मालूम है कि आपने एक चीज़ करनी है तो आपको कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं चाहिए, आपको कोई 1 घंटा नहीं चाहिए। मेरे तो घर के अंदर जिम है, मैंने घर में जिम इसलिए बनाया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था जिम जाने का, और लेडीज़ टाइमिंग्स के मसले बहुत हैं। तो ये भी मसला बहुत होता है। मैंने तो घर में जिम बना लिया, लेकिन मेरा सेट टाइम नहीं है कि मैंने इसी वक्त करना है। मेरे पास जब टाइम है मैंने करना है। मैं 6 days a week 7 days a week वर्कआउट कर सकती हूँ, मेरे सामने इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, नहीं करती मैं कहती हूँ इतने दिन करूँगी बिकॉज द शेड्यूल अलाउज दैट ओनली। जिस वक्त मुझे पता है वर्कआउट डे है, नहीं हो रहा, मुझे मालूम है वर्कआउट को स्क्वीज़ कैसे करना है, 45 मिनट को 30 मिनट में कैसे लेके आना है, क्या करना है मैंने। तो वो जो है ना कि 1-1 घंटा 1.5 घंटा आपने ये भी नहीं करना। यू स्टार्ट विथ 10 मिनट्स 20 मिनट्स, आहिस्ता आहिस्ता वो 30-45 मैक्स।
अच्छी बॉडी रखने के लिए 45 मिनट्स 1 आवर बस मोर देन इनफ होता है. 3 days a week मोर देन इनफ होता है. जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो 4 days a week कर दे, मोर देन इनफ होता है. जो हमने ये सोचा हुआ है ना, नहीं ज़बरदस्ती जाएंगे और इतना 1 घंटा या जाएंगे और 2 घंटा जाएंगे और हमने गधा मजदूरी करनी है, नो ऐसा कुछ नहीं है. आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि क्या करना है. उसके लिए आपने स्टार्ट करने के लिए तो मैं कहती हूँ आप कोई रैंडम यूट्यूब वीडियो उठा लें, उसको करें. वो वैसे ही 2 हफ्ते में असर करना बंद कर देगी, बिकॉज इट्स नॉट केटर्ड टू योर बॉडी. जब आपको पता चलेगा ना कि ये करने से कुछ ना कुछ तो होता है, अब आप कहेंगे कि ओके लेट्स मूव टूवर्ड्स कंसल्टेशन. फाइनेंशियल इश्यूज मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ होते हैं, आप महंगी कंसल्टेशन नहीं ले सकते. आई विल नेवर से कि आप वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच वाले ट्रेनर के पास जाएं. यू थिंक ऑफ इट कि हाँ नहीं ठीक है चलो हम प्रॉपर कंसल्टेशन लेने की कोशिश करते हैं. बहुत सारे लोग इनिशियल कंसल्टेशन इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम इनिशियली फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं. यू टॉक टू अस. अब अगर आपको ये लगेगा कि नहीं दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चाहे हमारा बिजनेस हो, जैसे मैं हूँ ऑब्वियसली मैं ठीक है स्कॉलरशिप पे पढ़ाई की थी, बट सोच के तो मैं यही गई थी ना पैसा देना पड़ेगा. मैं सोच लेती कि नहीं मैं पैसा क्यों खर्च करूँ. 10 किस्म की चीज़ें. अनटिल एंड अनलेस यू इन्वेस्ट आपको उसकी अहमियत का नहीं पता चलता. पीपल हु स्टे विद मी जो मेरी जान भी खा रहे होते, नहीं वर्कआउट तो करना ही है, ये ऐसे नहीं हो रहा ये बता दो. और बहुत अच्छा क्लाइंटेल है मेरा, वो पीछे ऐसे नहीं पड़ते, वो ये होते कि नहीं ये मसला है बताओ कब वी कैन स्पीक एंड हम इसको रिजॉल्व करेंगे. लाइक एम्बिशंस है उनके कि हमें ये अचीव करना वो है. बेसिक रीज़न ये है कि आपने पैसा खर्च किया है. आपको पता है कि मैं इस बंदी को पैसे दे रही हूँ, जिस काम के पैसे दे रही हूँ मैंने वो चीज़ पूरी करके देनी है. मैंने ये करके देखा है कि आप फ्री किसी को कुछ दे दो भाई वो आपका वेलबींग है, वैल्यू नहीं होती. तो इनिशियली यू स्टार्ट विथ a random thing and then you know that it works. वो बंद इसलिए कर देगी कि अब आपकी बॉडी अडेप्ट हो जाती है. हमारी बॉडी बहुत क्विक है, हमारे जैसी नहीं होती कि वो भी सोच रही है 50 साल तक के मैं अडेप्ट करूँ. इट अडेप्ट्स. ठीक है. अब जब उसने असर ही करना बंद कर दिया तो अब आप या तो अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर लें या तो आप किसी नॉलेजेबल बंदे के पास चले जाएंगे मेरा ये मसला है. जैसे आप रैंडम दवाई उठा के नहीं खा सकते, वैसे ही आप ये रैंडम वर्कआउट्स रैंडम डाइट ये वो नहीं करनी चाहिए, उससे ख़राबी ज़्यादा होती है. एंड वर्कआउट इज़ नॉट सपोज टू टायर यू. आपको वर्कआउट के बाद एनर्जाइज्ड फील करना चाहिए. अगर आप नहीं फील कर रहे एनर्जाइज, या तो आपने ओवर वर्क किया हुआ है, या आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया हुआ, या आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपकी रिकवरी डिस्टर्ब है, कोई ना कोई मसला चल रहा है. आपका स्ट्रेस लेवल वहाँ पहुँचा हुआ है जहाँ उसको नहीं होना चाहिए. और मैं नहीं कह रही कि स्ट्रेस मैजिकली नीचे आ जाता है, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको मिटिगेट किया जा सकता है. दूसरा हमें एक चीज़ समझ नहीं आती कि ब्रीदिंग का जो मैकेनिज़्म हमें मिला हुआ है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अल्लाह ने खाली ज़िंदा रहने के लिए ब्रीदिंग आपको नहीं दिया. आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज हो सकता है प्रॉपर ब्रीदिंग से. ठीक है. तो आपने जब ये किया है तो आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आना ही आना है. अगर आप हमें कह रहे नहीं इतना दिन हो गए मैं तो हर चीज़ से थक रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप चीज़ों को मिस आउट कर रहे हैं. सो बेसिकली 3 दिन तक आप रेड जोन में रह सकते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर कि अगर आपने जो आपके कोच ने कहा था वो सब कुछ कर रहे हैं बट यू आर स्टिल इन रेड जोन, तो मे बी कोई डेफिशिएंसी हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कोई और चीज़ है जो दैट नीड्स. और ये नहीं होता है कि जी आपने ये चीज़ मिस आउट की ये वो, नो. आप 3 दिन के बाद अगर सपोज कोई मेडिकल इशू आया है, वी टेल देम अभी वी आर स्टॉपिंग हियर, यू गो विजिट अ डॉक्टर कल, बताओ आके डॉक्टर ने क्या बोला. इसलिए कि हम जैसे हम कहते हैं ना डॉक्टर्स फिटनेस को इग्नोर करते हैं, वी एज फिटनेस ट्रेनर्स ऑल्सो कैन नॉट इग्नोर इश्यूज जो डॉक्टर के ही पास जाने चाहिए. जैसे मेरे पास एक क्लाइंट है, उसको बैक में पेन हुआ, मैंने उससे 10 सवाल पूछे, मैंने उसको कहा ये पोस्टरल पेन है और ये ठीक हो जाएगा. अब 1 हफ्ते के लिए हम अपना वर्कआउट ऑल्टर करेंगे, क्योंकि आप किसी भी बॉडी पार्ट के साथ यू कांट मैस अराउंड. अपना नहीं कर सकते हम, दूसरों का क्या करेंगे. उसको रिहैब की तरफ मैं लेके गई, पेन मैनेज हो रहा था, उसने कहा द पेन इज स्टिल देयर. मैंने कहा अब जाओ डॉक्टर के पास और आके बताओ डॉक्टर ने क्या बोला. मैंने उसको ये बोला था कि डॉक्टर ये बोलेगा,
एंड दे विल से कि आपने वेट लिफ्टिंग करना इसलिए हो छोड़नी गया। होगी। हाँ। तो व्हेन शी केम बैक शी सेड यस। मैंने कहा पोस्चर का पेन है, शी सेड यस। मैंने कहा चलो हो जाएगा, क्योंकि अगर वो डॉक्टर कोई और मसला कहता हाँ। तो फिर मैं उसको वर्कआउट स्टॉप करवाती हाँ, कि कोई आपने बोन्स का मसल्स का कोई इशू Yes. होता, कोई डेफिशिएंसी है या यस कुछ है कि तो। अब आपने रिहैब में आना हम्म, है। अब आप ये थोड़े दिनों के लिए, जब तक ये आपका बैक स्पेसिफिकली नहीं ठीक हो जाता, उसके लिए हम रिहैब करेंगे बैक का। बाकी बॉडी पार्ट्स जो आपकी बैक को स्प्रेन नहीं करते, उसके लिए हम प्रॉपर वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज कर लेंगे। सो ये चीज़ है कि इग्नोर नहीं करना होता, वी नीड टू रीड द बॉडी सिग्नल्स। और क्लाइंट को हम ये सिखाते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी आपके साथ है, मेरे साथ नहीं है ना। तो आपको भी मैंने ये सिखाना होगा कि ये सिग्नल आपने रीड करना है और मुझे पूछना है और मुझे बताना भी है। और जहाँ पे आपको खुद को भी फील हो रहा है कि डॉक्टर के पास जाना है, वो डॉक्टर के पास पहली फुर्सत में जाके दिखाओ। अच्छा, एक क्विक क्वेश्चन मैं इसके अंदर स्क्वीज इन करूँगी, जो कि पर्सनली भी बहुत आता रहता है कि जैसे स्पैज़म्स या स्प्रेन्स आ जाते हैं कि कोई शोल्डर में आ गया या बैक में आ गया। सो देयर आर टू अप्रोचेस जो कि सुनी जाती है कि स्ट्रेचिंग करें तो ये सही हो जाएगा, और दूसरी होता है कि नहीं, पहले उसको रेस्ट दें, उसको वार्म कंप्रेस करें, वो थोड़ा, या दवा की ज़रूरत है तो वो लें, और फिर जब वो थोड़ा सा बेहतर हो जाए देन आप स्ट्रेच करें। सो व्हाट इज़ द राइट वे टू डू इट? क्या अगर आ गया स्प्रेन तो फ़ौरन स्ट्रेचिंग शुरू कर दें, क्या करें? नो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रेच एंड स्प्रेन। नॉर्मली ये होता है कि किस किस्म का पेन है वो नॉर्मली हम पता नहीं कर पा रहे होते ना, क्योंकि एक तो जिसको पेन है वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा होता। आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। वो डॉक्टर आपको बताएगा कि ये किस किस्म का पेन है, इसके लिए क्या करना है। डॉक्टर ने आपसे कहा है आप क्योंकि डॉक्टर सीधे सीधे बता देगा आपको, आप फिजियो के पास जाएं, आप इसको रेस्ट दें या आप इसको स्ट्रेच करें, ये डॉक्टर भी बता देता है। अब अगर डॉक्टर ने आपसे कह दिया है स्ट्रेच करना है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसकी बैक का इशू हुआ था, डॉक्टर ने उसको कहा था कि आपने स्ट्रेचिंग लाजमी करनी है, इसको आपने ऐसे ही छोड़ नहीं देना, ठीक है। और ऑब्वियसली जब आपका स्प्रेन वगैरह है तो आपको रीहैब में आना पड़ेगा। रीहैब के अंदर स्ट्रेचेस ही होते हैं, बट आपको थोड़ा सा रुक के अगर आप करें तो बेहतर होता है। और वो रुकना भी ये नहीं है आप एक हफ्ते तक बैठे हुए हैं, 1-2 दिन मैक्स। इसके बाद अब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, आप उसको जो भी करना है रिहैब एक्सरसाइजेस वो करना लाजमी, इसलिए कि अगर पेन बैठ गया एक दफ़ा फिर वो बैठ गया है, फिर वो बहुत मसला करेगा। और कुछ इंजरीज़, प्रॉपर स्पैज़म की मैं बात नहीं करी, इंजरीज़ ऐसी हैं कि अब आपको 3 महीने का रेस्ट करना ही करना है। तो हम दोबारा सही होगी, जो भी यहाँ पे इंजरी हुई वो जगह ठीक होगी। हम चीज़ को इग्नोर ये चक्कर में कर देंगे नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना होता। अगर जैसे मेरा शोल्डर स्प्रेन हो गया था, अब वो शोल्डर एक दफ़ा हो गया था, एक दफ़ा मेरी एल्बो स्प्रेन हो गई थी। अब वो एल्बो तो ठीक हो गई, छोटा जॉइंट भी है, बहुत मसला नहीं था। शोल्डर के साथ जो मसला रहा है, मैंने वर्कआउट को नहीं हाथ लगाया, मेरे घर के अंदर जिम है, नहीं किया मैंने। फिर मेरे नीज़ का मसला ऑलरेडी है, कभी वो ऐसा हो जाता है कि अब वो बैठा हुआ है, वो मुझे कह रहा है नहीं मैं तो तुमको मूवी नहीं होने दूंगा, अब उसको दो रेस्ट। आपका बड़ा दिल चाह रहा है, आप क्लाइंट्स को भी, अगर वो सामने खड़े हुए, मैं क्लाइंट के साथ भी वर्कआउट में मूव नहीं कर रही, मैं उनको खड़े होकर वर्कआउट करा रही हूँ या मैं बैठ के वर्कआउट करा रही हूँ, एंड दे आर लाइक ओके क्या फ़र्क पड़ता है। बट अपने आप को मैंने रेस्ट दिया हुआ है कि ये अगर मैंने इसको छेड़ दिया और ये मज़ीद ख़राब हो गया तो मैं 1 महीने के बजाय 1 साल के रेस्ट पे चली जाऊँगी, विच आई डोंट वांट। तो ये तरीका होता है इसका। और अभी ये आपकी बात सुन के खड़े होकर आप करवाती हैं तो एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आता था कि बेचारे जो ट्रेनर्स होते हैं ये अपने हर क्लाइंट के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं। वी डोंट, क्योंकि अगर हम अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो फिर हमारा 2 तरफ फोकस है। हमको हमारा पोस्चर तो पता है कैसा है, हमारा फॉर्म पता है, और मगर क्लाइंट का हमें देखना है। इवन अगर हमने उनको सिखा भी दिया होता है तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, एक बच्चे को आपने कॉन्स्टेंटली पूरी ज़िंदगी एक चीज़ बतानी है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, तो वी कैन फोकस मोर ऑन दैट। हमारे यहाँ जब भी जिम में आप जाते हैं और जिसके लिए बड़ी लड़ाइयाँ भी हो रही होती हैं जिम में, वो होती हैं 2 चीज़ें, एक होती है ट्रेडमिल और दूसरी होती है साइकिल। सो हाउ इम्पॉर्टेंट आर दीज 2 थिंग्स, और इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है जो किया जा सकता है क्या? उस पर थोड़ा बताइएगा। साइकिल एंड ट्रेडमिल, दे बोथ will give you cardiovascular benefits, which is good, and I am all for cardiovascular benefits as well. बट वो जो एक अप्रोच है जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा होता है, क्योंकि 2 साइकिल्स हैं, 2 ट्रेडमिल्स हैं और जिम में इतनी सारी ख़वातीन हैं,
सवाल ये है कि अगर यही चीज़ें करनी है तो पूरा जिम क्यों खोल के रखा हुआ है? आप एक लेडीज सेक्शन बना दें और उसमें कहें ये साइकिल है, ये ट्रेडमिल है और यही करना है सबने। तो अगर आप अपना स्टेप काउंट कंप्लीट करते हैं, अब स्टेप काउंट भी जो हमने एक बनाया हुआ ना 10,000, आई रेड समवेयर कि वो एक जापानीज़ टेक्निक थी और वो किसी और चीज़ के लिए बना था, हमने उसको कह दिया। तो हमारे लिए इसका फ़ायदा ये है कि कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं व्हेन यू आर वॉकिंग, एंड आपकी बॉडी कैलोरीज भी बर्न कर रही है, ठीक है। तो इसकी बस इतनी इंपॉर्टेंस है। We don't need an alternative and we don't even need a gym, we don't even need a treadmill for it or a cycle for it. आप नॉर्मल वॉक करें, पार्क जाएं, वॉक करें। अगर आपके घर के बाहर, सड़क तो सभी के घर के बाहर होती है, आप जाएं वॉक करें और अपना डेली का स्टेप काउंट कंप्लीट करें। ये उसने एग्जैक्टली वो काम कर दिया जो ट्रेडमिल और साइकिल करती है। सही। तो और ट्रेडमिल के क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? कोई जिस तरह बात हो रही थी घुटनों पे जोर पड़ने की या कुछ इस तरह होता है? आई हैव हर्ड दैट, एंड पर्सनली अगर मैं अपना बताऊं तो जैसे मेरे घर के बाहर वॉकिंग स्पेस है, मेरे घर के अंदर ही वॉकिंग स्पेस है। अब जब मैं उस पार्किंग एरिया में वॉक कर रही हूँ तो द काइंड ऑफ स्ट्रेन आई फील ऑन माई नीज इज़ डिफरेंट, एंड क्योंकि वो बिल्कुल मार्बल है, मार्बल पे वॉक कर रही हूँ। द काइंड ऑफ थिंग आई फील व्हेन आई एम वॉकिंग इन अ पार्क जहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है वो डिफरेंट है। सड़क पे जाके अगर मैं वॉक कर रही हूँ वो डिफरेंट है। तो आई फील, मुझे इसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं मालूम है कि आपको एक जो वॉकिंग के लिए जगह है और ट्रैक है आप उसी पे वॉक करें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रेडमिल वगैरह से मैंने सुना है कि नीज़ ख़राब होते हैं, और मैंने क्योंकि मुझे ख़ुद को नीज़ का इशू है, मैंने कभी उसको करने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज़ ये है ज़रूर कि मैंने उस पर रिसर्च भी नहीं की, सुना है सिर्फ। अच्छा, जो कैलोरीज बर्न होती हैं तो वो सिर्फ हाई इंटेंसिटी या कार्डियोवैस्कुलर में ही होती हैं या फिर वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में भी कैलोरीज बर्न हो रही होती हैं? आपकी हर किस्म की एक्सरसाइज में कैलोरी बर्न होती है, हर किस्म। और कैलोरी बर्न हमने एसोसिएट किया हुआ है खाली एक्सरसाइजिंग से। हमारा जो डेली टास्क है ना कि हम काम कर रहे हैं घर में, इवन हम सांस ले रहे हैं, आपकी कैलोरीज उसमें भी बर्न हो रही है। सोचने में भी बहुत बर्न होती है। यस। तो होता ये है कि आपका बेसिकली जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हमने डंबल वगैरह को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, बॉडी वेट के साथ भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। लेकिन क्योंकि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना पड़ता है तो आप एक्सटर्नल वेट लेके आते हैं। वंस आपकी बॉडी के साथ आपने जितना कर सकते थे उतना बेनिफिट हो गया, अब आप एक्सटर्नल वेट लाएंगे क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड से ही मसल बिल्ड भी होगा, जो काम है मसल का वो हम उसको दे सकेंगे ना। तो होता ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का आफ्टर इफ़ेक्ट इज़ बेटर देन कार्डियो। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा उतना आपका कैलोरी बर्न ज़्यादा होगा। मसल यूजेस मोर कैलोरीज एंड मसल इज़ अ हाईली एक्टिव मेटाबॉलिक ऑर्गन। ठीक है। तो आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट रखता है एंड यू विल बी एबल टू बर्न कैलोरीज इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। कार्डियो के अंदर ये इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप कार्डियो कर रहे हैं बस उसी वक्त कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसके बाद आप कोई कैलोरी बर्न नहीं कर रहे, और मसल भी बिल्ड कार्डियो में आप नहीं कर रहे। अगर आप वेट लिफ्टिंग साथ नहीं कर रहे हैं तो आप कैलोरीज तो बर्न कर रहे हैं लेकिन आपका मसल बिल्ड नहीं हो रहा। अब पोटेंशियली कुछ केसेस में वो लॉस भी हो रहा होता है। अच्छा। और अगर आपका मसल लॉस हो गया तो फिर आपका और आपकी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं होता। जो हम अक्सर ख़वातीन को, मुझसे एक सवाल आया था, तुमने 20 kgs लॉस करके तुम्हारी बॉडी लटकी नहीं कहीं से? तो मैंने कहा मैंने तो कार्डियो से किया होता तो लटकती। मैंने तो साथ साथ मसल को बिल्ड किया है ना, तो मसल टोन्स अप योर बॉडी। हमें लगता है ना बल्कि, मुझे देख के कुछ लोगों ने कहा नहीं ऐसे, मैंने कहा मेरा जीन इस किस्म का है, हर किसी का जीन ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी इज डिफरेंट। एंड औरत का एक सर्टेन कैपेसिटी है ऑफ बिल्डिंग मसल। यू एंड आई, इवन अगर हम बहुत ही क्लासिकल हैवी लिफ्टर्स हो जाएं तो हम आदमियों के जैसे वैसे ही नहीं दिखेंगे। इवन अगर हमने स्टेरॉइड्स भी ले लिया तो भी आदमियों के जैसे नहीं दिखेंगे। मसल आदमी के मुकाबले में पुट ऑन करने की कैपेसिटी कम है औरत के अंदर। तो ये जैसे फिर जो बात की जा रही होती है कि वेट लिफ्टिंग से और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आप बल्की हो जाते हैं, मर्दों जैसे हो जाते हैं, सो इट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है। जो आपकी कैपेसिटी है बॉडी की, अगर आपकी बढ़ेगी उतना ही बढ़ेगा। स्ट्रेस का
और लैक ऑफ स्लीप का क्या इफ़ेक्ट होता है किसी की भी ज़िंदगी के, चाहे वेट गेन की बात कर लें या स्ट्रेंथ की बात कर लें, क्या इफ़ेक्ट होता है? स्ट्रेस हम सबको पता है कि इट व्हेन स्ट्रेस इंक्रीजेस cortisol in your body increases. Cortisol makes it very difficult to lose weight. ठीक है। cortisol आपका हाई होगा, you will feel fatigued, you will feel low on energy, आपको brain fog भी होगा, you will मतलब आप आधे दिन के अंदर मिड डे में बिल्कुल ठुस हो चुके हुए होंगे, एनर्जी क्रैशेस हो रहे होंगे आपको. तो cortisol plays a very important role. आप कुछ कर लें. मैं एक वक्त आ गया था like when my elder brother passed away of cancer. अम्मी के टाइम पे तो हम छोटे थे, उस वक्त पता नहीं चला, नॉलेज भी नहीं थी. अम्मी भी passed away of cancer. When भैया passed away, my body changed for 1.5 year, क्योंकि आप एक इस किस्म की चीज़ से बाहर आना. It's not easy. आई एम समबडी हु कीप सेइंग कि मुझे तो स्ट्रेस होता ही नहीं है. डॉक्टर के पास मैं गई, मैंने कहा मुझे तो स्ट्रेस होता नहीं है. कहने वालों को ही सबसे ज़्यादा होता है. नो, ही सेड कि हाँ ठीक है, नज़र आ रहा है तुमको नहीं होता, तुम्हारे दिमाग को पता है कौन चीज़ स्ट्रेस है ना, वो वही ग्रीफ है ना, तकलीफ तो तकलीफ है, वो वही करेगा जो उसको करना है स्ट्रेस के अंदर. आई वाज लाइक ओके. आई पुट ऑन वेट एंड द वेट डिड नॉट बज. मैं ट्रेनर हूँ, मैं हर चीज़ वही कर रही थी जो मैंने करनी है. द वेट डिड नॉट बज, क्योंकि मेरी बॉडी ने कॉर्टिजोल को होल्ड किया हुआ था. और लाइफ इवेंट्स की वजह से वो इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा चला जा रहा है कि आई वॉज अनएबल टू लूज़ वेट. और क्योंकि दिमाग जिस तरीके से चलता है, मैंने कहा अभी इसको छोड़ दो, पहले स्ट्रेस को रेगुलेट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है. नहीं तो वो जो एक गुस्सा है ना कि मैं सब कर रही हूँ, मुझे पता होने के बावजूद मैं कह रही हूँ कि मैं सब कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा. एक ये चीज़ होती है. तो कॉर्टिजोल मेक्स इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ फैट. हाई कॉर्टिजोल एनवायरनमेंट में आप फैट लूज़ नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपका है स्लीप. स्लीप इज़ वेरी अंडर एस्टिमेटेड, और हम सब ने अपने लाइफस्टाइल की वजह से उसको ख़राब कर लिया हुआ है. ठीक है, स्क्रीन की वजह से भी. तो स्लीप इज़ द रिकवरी मोड, नेचुरल रिकवरी मोड है. आपका जो बॉडी रिकवर कर रही है, रिपेयर कर रही है, वो स्लीप में कर रही है. और वो उस स्लीप में कर रही है जो इंटरनल क्लॉक अल्लाह ने सेट करके भेजा है कि आपकी बॉडी स्लो डाउन हो रही है. जब अंधेरा हो रहा है, उसको सिग्नल मिल गया कि अब मैंने स्लो डाउन होना है, क्योंकि अभी तो शट डाउन का टाइम है. जैसे मशीन है, अगर आप उसको 24 घंटे चलाएंगे, 4 दिन के बाद वो बोलना शुरू कर देगी. कभी कहाँ से चीं, कभी कहाँ से पी आ रहा है उसका. और फिर अगर आपने उसको ध्यान नहीं दिया, वो बोलेगी अब मैं बंद, अब मुझे रिपेयर कराओ, मुझे 1 हफ्ते का रेस्ट चाहिए. तो स्लीप का एग्जैक्ट यही चीज़ है कि रिकवरी फेज़ है. हमने क्योंकि उसको रिकवरी फेज़ को डिस्टर्ब किया हुआ है, इस वजह से आप कुछ कर लें. मैं अपनी बात आपको मैंने की कि आई एम इंसोम्नियाक, एंड अ लॉट ऑफ मेडिकेशन भी मेरे ऊपर समहाउ असर नहीं करती. तो मैं हर्बल भी चीज़ें करती रहती हूँ नींद के लिए सिर्फ. अब मैंने जिस वक्त ये किया कि किसी तरह अल्लाह का करना हुआ कि जी नींद हो गई है रेगुलेट, वर्कआउट भी असर कर रही है, डाइट भी असर कर रही है. जिस वक्त वो ख़राब हो गई, उस वक्त असर कम हो गया, हो रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं हो रहा. और फिर जहाँ मैं नहीं थक रही थी, वहाँ मैं थक रही इसलिए क्योंकि बॉडी रिकवर तो हो नहीं रही. सही. रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू बी हेल्थी. आपका रिकवरी फेज डिस्टर्ब्ड है, आपका सब कुछ डिस्टर्ब्ड है. और जो हम बोलते रहते हैं ना, कुछ नहीं हो रहा वर्कआउट करने से, वो कुछ नहीं की वजह ये होती है कि रिकवरी डिस्टर्ब्ड है आपकी. सो कितने घंटों की नींद और कितने बजे से कितने बजे की नींद जो है आप कहेंगे कि ये ज़रूरी है? योर बॉडी स्टार्ट स्लोइंग डाउन एट 8 एंड 10 to 4 के बीच की जो नींद है वो बहुत अच्छी नींद होती है. और आपने सुना होगा पुराने वक्तों में लोग, जो अभी बीच में शुरू हुआ था ना, 4 AM क्लब, 5 AM क्लब, आप उठ जाएं. लेकिन जो आप उठ जाएं उससे पहले आपने ढंग से सोना भी तो है. ठीक है ना. तो जो आपका रिपेयर होता है, जो आप डीप स्लीप मोड में जाते हो, डीप स्लीप मोड इज़ बिटवीन आई थिंक 10 to 2, कुछ इस किस्म का है. तो आपको 8 घंटे कहते हैं, बट मुझे लगता है कि अगर आपने 6 घंटे भी ढंग से सो लिया है, 6 to 8 इज़ द ब्रैकेट, तो आप उतना भी सो लें तो बेहतरीन होता है. और आपको वो डीप स्लीप होनी चाहिए. हम लोगों जैसी नहीं है कि
डिस्टर्ब नहीं भी हों तो हमारा क्या होता है, जैसे मेरे साथ ये है, मैं सो रही हूँ, बराबर में बातें हो रही हैं, मुझे सब पता चल रहा है, डीप स्लीप ही नहीं हो रही है डीप स्लीप बेसिकली। नहीं हो रही, तो आप रिकवरी मोड में नहीं जा रहे। सही, काफ़ी आपने डिटेल में हमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे मिथ्स जो हैं उनके बारे में हमें बताया है। एक कुछ अर्से पहले मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी एंड दैट स्टक विथ मी। वो ये थी कि एक खातून ने एक पोस्ट लिखी हुई थी कि आई एम 11 डेज़ पोस्टमार्टम, यानी कि उनको बेबी डिलीवर किए हुए 11 दिन हुए थे, और उनके घर में कोई खातून आई थी उनसे मिलने के लिए, बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए, और उन्होंने उनको देख के कहा कि तुम्हारा पेट अभी तक क्यों निकला हुआ है, 11 दिन हुए थे, ये अंदर क्यों नहीं गया। और फिर साथ ही एक और उसके कमेंट्स में एक खातून ने लिखा कि मेरा तो जब मेरे हस्बैंड अस्पताल में मिलने आए तो उसी वक्त उन्होंने कहा तुम्हारा पेट अंदर क्यों नहीं गया। सो एक ये हमारी पता नहीं वो फिल्में देख देख के हमारा शायद दिमाग ख़राब हो गया है कि वो जैसी बेबी डिलीवर होता है वो पेट वापस जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका होता है और इस तरह नहीं होता। सो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस जो है वो पोस्टमार्टम मदर्स के पास होता है कि जब उनका एक तो वैसी दसियों चीज़ों से वो लड़ रही होती हैं उस वक्त, किसी के मल्टीपल बच्चे हैं तो बेचारे उनको हर बच्चे के बारे में ख्याल करना है। सो व्हाट इज़ इट कि अगर आप पोस्टमार्टम बॉडी वाले आपके पास क्लाइंट्स आते होंगे, सो किस कितने टाइम के बाद बेसिकली डिलीवरी के उनको इसके बारे में कोई वर्कआउट्स करने के बारे में सोचना चाहिए, और उनकी बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसके लिए क्या रियलिस्टिक गोल्स हैं जो कि वो रख सकते हैं, और उन्हें फूड के हवाले से या फिर एक्सरसाइज के हवाले से किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। पोस्टमार्टम के लिए सबसे एक जो बड़ी चीज़ होती है वो होता है आपका सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। 100%। उस पर मैं बात इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज यू कांट कंट्रोल द सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो अपने आप में एक चीज़ ये होनी चाहिए, नंबर 1, हमें ना हर चीज़ बहुत पर्सनली लेने की आदत है, इवन इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम हस्बैंड को मैं थोड़ा साइड इसलिए रखती हूँ कि बिकॉज एक तो क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है ना, तो और वो हर किसी का अलग अलग है। मैं कुछ बोलूँ और वो किसी के दिमाग में रह जाए तो आई वुडंट वांट दैट। तो उसके अलावा जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। फैमिली मेम्बर्स के अलावा जितने भी लोग हैं, आंटी फलाने ढमाके, किसी की कोई बात मैटर नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा पैदा करना इज़ अ प्रोसेस, वो एक दिन में नहीं पैदा हो गया ना, और वो 9 मंथ्स के अंदर औरत की बॉडी में, उसके हार्मोन लेवल्स में, उसके बॉडी के स्ट्रेस लेवल्स में, 10 चीज़ों में बहुत किस्म के चेंजेस आए। दे कांट बी अनडन, तो मैंने करेक्टेड जो हैं वो 2 महीने में 3 महीने में हो नहीं सकते, ठीक है। तो जो चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना होता है, मेरे पास पोस्टमार्टम क्लाइंट्स हैं और उनका ये कहना था कि नहीं बस ये पेट ये वो, मैंने कहा अच्छा, स्टार्ट तो मैंने कर लिया पेट, लेकिन पेट के बारे में बात ही गायब हो गई चलते चलते, because I was counseling them, you need to focus on recovery, you need to focus on healing. आप ऑलरेडी 10 चीज़ों से गुजर रहे हैं, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज़ वेरी रियल, उसके अंदर एक एडेड स्ट्रेस के जी बॉडी को ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई और डाल रहा है, आप खुद ना डालें अपने ऊपर। You focus on recovery first. Recovery can take 3 to 6 months, varies from individual to individual. 6 months के अब वो रिकवरी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपने उसमें कोई स्ट्रेंथ वर्कआउट नहीं करना। सपोज़ कोई खातून है, वो कहती हैं कि आफ्टर 3 months आई फील रेडी कि मैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, कि मैं 10 मिनट्स की वॉक को ऐड करूंगी अपना वर्कआउट के अंदर, या मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगी विद अ 10 minutes वॉक। आफ्टर 1 month शी सेज कि आई थिंक आई कैन डू बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, अगर उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं किया हुआ। मेरा कोई क्लाइंट प्रेगनेंसी के बाद वापस आएगा, दे विल डेफिनेटली आस्क मी मैं वेट्स कब से स्टार्ट कर सकती हूँ, तो आई टेल देम आपकी बॉडी आपको क्या बता रही है। डू यू थिंक कि आप ये एक शॉर्ट वर्कआउट विद द वेट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और बीच में अगर कोई थक रहा है, मुझे दिख रहा है पोस्टमार्टम वो थक रहा है, मैं वर्कआउट को स्टॉप करती हूँ वहाँ पे। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, अभी हम यहाँ पे स्ट्रेचेस करेंगे या हम बॉडी वेट करेंगे एक्सरसाइजेस। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर हीलिंग, दैट इज़ इमोशनल हीलिंग, योर फिजिकल हीलिंग। हीलिंग में ये आता है कि आप हल्के हल्के स्टार्ट करेंगे। इसको आप ऐसे समझे कि आपका छोटा बच्चा है, या आपका एक वो बच्चा है जो चलता फिरता है लेकिन वो बीमार हो गया है फॉर सम रीज़न, उसके अंदर जान नहीं है। उसको अगर आके कोई बोलेगा ना तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तुमको तो स्कूल नहीं जाना है, आप उस इंसान के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे कि भाई मेरा बच्चा छोड़ दो, मैं देख लूँगी।
आप अपने आप को वो बच्चा समझें. You start your healing process slow. Focus on eating whole foods. If you are a breastfeeding mother, then foods that are good for your baby's health, foods that will help you heal. Whole foods हो, junk नहीं हो, उल्टा सीधा कचरा आपने नहीं खाना है. आपने अपने कोर स्ट्रेंथ को फोकस करना है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करने हैं, आपने डायस्टेटिस रेक्टाई को चेक करना है, जो कि सबका ही होता है. तो आपने उसको हील करने के लिए एक्सरसाइज करनी. मोस्ट ऑफ देम आर फ्लोर एक्सरसाइजेस. तो आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्प्रेन भी नहीं होगा. वो भी आपने तब करनी है व्हेन योर बॉडी फील्स रेडी, जब आपको लगे मुझे करना है विदाउट एनी एडेड स्ट्रेस. क्योंकि जो अगर आपने एक्सटर्नल स्ट्रेस ले लिया है ना कि फ़लाना ये बोल रहा है, धमाका ये बोल रहा है, हस्बैंड को तो आप समझा सकते हैं, देखो मुझे दर्द तकलीफ़ है, ये है वो है, मैं अभी नहीं कर सकती, प्लीज़ सपोर्ट. और 99.9% हस्बैंड्स विल सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बीवी है. तो ये चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि वो आपकी बीवी है. विल पता नहीं, लेकिन दे शुड सपोर्ट. आई नॉर्मली गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, इसलिए ताकि किसी को ये ना लगे कि ये तो ऐसे भड़का रही है. एग्जैक्टली. तो और मेरा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है कि नहीं ये होना चाहिए. आई अज्यूम कि हाँ जी ठीक है, लोग कर रहे होंगे डेफिनेटली. तो ये होना चाहिए कि आप अपना हीलिंग पे फोकस करेंगे, इन 3-4 चीज़ों पे फोकस करेंगे. देन व्हेन यू फील वेरी रेडी कि मैंने अब मेरी बॉडी इज़ रेडी टू वर्क आउट, और वो जितना रेडी, इफ़ यू आर ऑन 0.5 लेवल या फर्स्ट स्टेप तक ही करना है. किसी के कहने में आके आपने चौथे स्टेप पे सीधे जंप नहीं कर लेना. और ये इंस्टाग्राम एंड वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलना है सारे. कि आप अगर ट्रेनर्स की जर्नी को फॉलो करते हैं, जो अंग्रेज़ ट्रेनर्स होती हैं, वो अपनी प्रेगनेंसी में भी वर्कआउट्स करती हैं. एंड उनका पोस्टपार्टम आप देखें तो ये जो भी खातून थी 11 दिन में पेट अंदर क्यों नहीं गया या बच्चा हो के, फिटनेस ट्रेनर्स जो कि कंपेटिटिव ट्रेनर्स हैं, कम्पीट कर चुकी हैं खुद, उनका भी 3 महीने तक पेट अंदर नहीं जा रहा. मगर उनको कोई हौका नहीं मचावा अभी चला जाए कल, क्योंकि उनकी तो जैसी बॉडी थी वो हमारी तो नहीं थी ना. उनको और हौका होना चाहिए कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता. दे फोकस ऑन देयर हीलिंग फर्स्ट. अच्छा, अभी आपने जैसे बात की ना डायस्टेसिस रेक्टाई की, जिसको यानी पेट का लटकना, जिसे अगर हम आसान उसमें कहना चाहें, मसल सेपरेशन, मसल बेसिकली अलग हो जाता है आपका. तो उसमें बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि आप बेल्ट पहने या फिर आप कपड़ा बांधें. बहुत सारे कल्चर्स में डिफरेंट तरह की वो रैप्स होते हैं. सो क्या वो करना चाहिए, मदद करते हैं या नहीं करना चाहिए? दे डोंट. योर बॉडी हैज़ अ नेचुरल कॉर्सेट विच इज़ द डीप कोर मसल्स जो हैं. आपको पेल्विक फ्लोर को इंगेज करना आना चाहिए. वो हम सीखते हैं, वो हम सिखाते हैं. फिर आपको ब्रीदिंग पैटर्न्स पता होना चाहिए. आपकी बॉडी नेचुरली, हम जो बहुत ही पेट को निकाल के रिलैक्स्ड बैठने के आदी होते हैं, पोस्चर, बेसिकली पोस्चरिंग. तो जब आप अपना करेक्ट पोस्चर रखेंगे तो वो जो आपका बॉडी का कॉर्सेट है ना, वो अपने आप खुद को टाइट करेगा और रखेगा. लेकिन डायस्टेसिस रेक्टाई के लिए एक्सरसाइजेज हैं वो करनी पड़ेंगी, उसको हील करना पड़ेगा. उसके बगैर कुछ नहीं होगा, आप कितना ही कोई बेल्ट पहन लें. सही. और वो दैट इज़ नॉट अ नॉर्मल एब वर्कआउट. वो अलग तरीके से वर्कआउट्स होते हैं, तो वो करने चाहिए, सबको पता भी होने चाहिए सबको. अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर सच डिटेल्ड इंसाइट्स एंड एवरीथिंग. और आपसे बात करके मेरे दिमाग में एक आखिरी सवाल ये आ रहा है कि क्या तमाम कोचेस, फिटनेस कोचेस और फिटनेस ट्रेनर जो है वो इतनी ही डेडिकेटेड और इतनी ही कस्टमाइज्ड मशवरे देते हैं, या ये आप दे रही हैं? और अगर वो नहीं देते हैं तो जब अगर कोई एक खातून है वो किसी फिटनेस ट्रेनर के साथ अपनी जर्नी शुरू करने वाली, तो उन्हें क्या क्या चीज़ें, कोई रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स की तरह उन्हें देखनी चाहिए कि ये सब कुछ होना चाहिए, तो ये मुझे सही गाइड करेंगी या फिर ये मेरा बेड़ा गर्क कर देंगी? सो हाउ टू नो दैट? पीपल आई नो, सर्कल मैटर करता है. तो मेरे सर्कल में सेम आइडियोलॉजी के लोग हैं, तो आई कैन वाउच फॉर देम दैट पीपल आई नो वो इसी किस्म की डिटेल चीज़ को देखते भी हैं, सोचते भी हैं. दे ऑल्सो ऑफर, देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. रेड फ्लैग्स जो है वो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि यू पोस्ट समथिंग एल्स बिफोर द क्लाइंट कम्स टू यू, एंड जब आपको पैसा मिल गया तो आप कुछ और निकल के आ रहे हैं अंदर से, पैकेजिंग के अंदर से कुछ और निकल रहा है. तो द थिंग्स दैट पीपल कैन लुक फॉर, स्पेशली आंटी ट्रेनर्स, सॉरी अगर कोई ऑफेंड होता है तो कि कंटिन्यूसली कार्डियो करा रही हैं, उल्टे सीधे मूव्स को ज़ुम्बा का नाम दे के नचा रहे हैं, दिस इज़ अ रेड फ्लैग. नॉट फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट्स अ रेड फ्लैग. औरतों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मर्दों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो उनका मसल डिटेरिएट
फास्टर रेट पे होता है। और उनकी बॉडी चेंजेस से भी ज़्यादा गुजरती है ना। और जब आप मेनोपॉज में आ जाते हैं, पेरी मेनोपॉज एंड मेनोपॉज, ये बहुत क्रूशल टाइम होता है औरत की ज़िंदगी का, और उसमें अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या तो पेरी मेनोपॉज में स्टार्ट नहीं की है या उससे पहले नहीं की है या इवन उसको हो जाने के बाद भी नहीं की है, तो मसले मसाइल हैं आपके लिए। दिस इज़ अ रेड फ्लैग। देन अननेसेसरली कोई सा भी फूड ग्रुप एलिमिनेट कर रहे हैं, या जैसे आई गॉट अ क्लाइंट फीमेल, वो मेरी एक स्टूडेंट भी रह चुकी थी स्कूल के अंदर, तो शी केम टू मी कि आप ना मुझे मसल बिल्ड करवाएं। आई वाज लाइक वेरी गुड, मगर क्यों? तो आई वांटेड टू नो द रीज़न। तो शी सेड कि माय फियांसी इज़ अ बॉडी बिल्डर एंड ही एक्सप्लेन्ड टू मी कि कितना इम्पोर्टेंट है औरत के लिए भी, तो हम दिखने में भी साथ में कंपैटिबल लगें बिकॉज वी आर गोइंग टू गेट मैरिड। मैंने कहा बहुत अच्छा गोल है भाई, करो, आ जाओ। तो वहाँ पे शी रैंडमली आस्क्ड समबडी एल्स, जान के, टू सी, टू चेक, तो द ट्रेनर टोल्ड हर कि क्रीम खाना शुरू कर दो। आई वाज लाइक क्या, व्हाट? तो आपका ऑब्वियसली फ़ैट इंटेक हो जाएगा। मैंने कहा फ़ैट इंटेक से मसल का क्या ताल्लुक है? क्रीम खाना शुरू कर दोगा, क्या मतलब होता है? थोड़ी बढ़ाना है, मतलब क्या करना है? मतलब आप फ़ैट चढ़वा दे बॉडी पे, मसल नहीं चढ़वा रहे। तो मैंने कहा भाई स्टे अवे, उल्टा सीधा कुछ भी मत पूछो, डोंट चेक एनीबडी, यू जस्ट आस्क मी। तो एलिमिनेटिंग एनी फूड ग्रुप या विदाउट एक्सप्लेनेशन आपको कुछ उन्होंने कह दिया ये खा लो, वो खा लो, ये एक्सरसाइज छोड़ दो, वैसी छोड़ दो, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग। आपने ये देखना है। प्लस अगर तो वो आपका पोस्चर भी नहीं देख पा रही हैं सही से, अगर आपने पूछा है कुछ, आपने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि जो अच्छा ट्रेनर है ना वो सबसे पहले आपको फॉर्म की ट्रेनिंग देगा। जब एक्सरसाइज हम कराना शुरू करते हैं, हम फॉर्म की ट्रेनिंग देते हैं और हम डायरेक्टली वेट नहीं उठवा लेते, ठीक है ना, फॉर्म की ट्रेनिंग देंगे। अगर फॉर्म ठीक जब तक नहीं हो रहा है आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपने ये देखना है कि हर किसी को एक ही जैसा वर्कआउट तो नहीं मिल रहा, हर किसी को एक ही जैसी मील प्लान तो नहीं मिल रहा, कस्टमाइज्ड है या नहीं है, और आपकी मेडिकल हिस्ट्री उसने पूछी है कि नहीं पूछी है, आपका ब्लड वर्क करवाया है कि नहीं करवाया है। और अगर आपने उससे सवाल पूछा है कि ब्लड वर्क में ये चीज़ जो आई है ये क्यों, क्या रीज़न हो सकता है, या इसको करेक्ट कैसे करना है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लाइंट्स पूछते हैं। अगर मैं किसी से कहूँ तो वो मुझे कहते हैं कि जी मैंने HbA1c करवाया है, वो नॉर्मली लोग करवाते हैं। अब अगर आप किसी से कह दें कि आप CD एक्टिव प्रोटीन करवाएं, वो आपसे पूछेगा कि क्यों और क्या देखना है इसमें। आपके पास उस बात का जवाब होना चाहिए कि क्यों देख रहे हैं ये और क्यों ज़रूरी है। और अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि आपने ब्लड वर्क देखा है, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे उनको कुछ मसले मसाइल होते हैं, फ्री रेडिकल का टेस्ट नहीं हुआ हुआ होता, फ्री T3 एंड T4 नहीं दिया हुआ होता, लेकिन थायराइड नॉर्मल आ रहा है, तो डॉक्टर्स मना कर देते जी मेडिकेशन तो हम नहीं दे सकते। अब आप उसको चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा मसला इस वजह से है और आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। तो आपके पास इन सवालों के जवाब होने चाहिए। जो ब्लड वर्क के बगैर, बॉडी कॉम्पोजिशन के बगैर काम स्टार्ट कर रहा है, दैट पर्सन इज़ अ रेड फ्लैग, उसको कुछ नहीं पता। सही, ये थैंक यू सो मच क़ुर्रतुल-ऐन, आपने इतना वक्त निकाला और इतनी डिटेल में सारी बातें समझाई। आई होप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये। आप सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी इमोशनल वेलबींग है, आपकी फाइनेंशियल वेलबींग है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आपकी फ़िज़िकल वेलबींग भी है। आपको फ़िज़िकली भी फ़िट होना होता है, और इस फ़िज़िकल फ़िटनेस को अचीव करने के लिए आपके जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग आपके लाइफस्टाइल चेंजेस पर मुबनी होने चाहिए। और वो ये इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आपको कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए, किसी की ज़बान बंद करवानी है या किसी ख़ास जोड़े में फ़िट आना है, बल्कि उसके पीछे कोई पर्पसफुल रीज़न्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से आप कर रहे हैं। जैसे आपको हज करना है, उम्रा करना है, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना है, उनको उठाना बिठाना पड़ता है, या आपके छोटे बच्चे हैं जिन्हें आपने गोद में उठाना होता है, या आपको रोज़मर्रा के अपने काम करने होते हैं, आपको कुछ नहीं तो अपना हाथ उठाकर पीछे ले जाना होता है। सो योर फिज़िकल फिटनेस शुड बी योर प्रायोरिटी, क्योंकि आप हेल्दी होंगी तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश और हेल्दी रख सकेंगी। अगर आपको आज की पॉडकास्ट अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। मॉमकास्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर कोई कमेंट्स या क्वेरीज़ हों तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं themomcast@gmail.com पे। अस्सलाम वालेकुम।